हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन 241 का सिलेबस, जो कि है आज का हमारा एजेंडा होगा रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग जो स्कीम्स है वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल्स। फिर पढ़ेंगे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एक्सटेंशन पर्सनल, और कितने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, कौन कौन सी ट्रेनिंग है। तो आज का लिए हमारा इतना एजेंडा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है रूरल डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपने सुना होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं। इसके थ्रू गवर्नमेंट रूरल पीपल को 100 डेज के लिए गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी 100 दिनों के लिए उनको गारंटी काम देती है इस योजना के थ्रू। फिर दूसरा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे हम कहते हैं पीएमएजी। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग रूरल पीपल को दी जाती है, मतलब घर बनाने के लिए कुछ पैसे सब्सिडी के द्वारा दिए जाते हैं ताकि गरीब लोगों का घर बन पाए। फिर उसके बाद आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब गांव गांवों को रोड से जोड़ने के लिए, ताकि मूवमेंट अच्छी तरीके से हो, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी अच्छी हो। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कितना एबिलिटी है, उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। तो अगर ग्राम सड़क योजना के द्वारा अगर हम रोड जोड़े सड़क गाँवों में, तो उससे क्या होगा, गाँवों गाँवों के लोगों में जो रहते हैं गरीब लोग, वो पहुंच पाएंगे शहरों तक, ताकि अपने लिए इनकम जनरेट कर पाए, काम ढूंढ सके। ये सब सारी चीजों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब इंसान की वो खुद को एम्प्लॉय बना पाए, उसके लिए हम मदद करते हैं। जैसे हम लोन्स देते हैं या फिर ट्रेनिंग देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब बचत गट जो है महिलाओं के लिए, हम इसमें लोगों को खुद का गृह उद्योग, मतलब घर पे वो कैसा खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं घर से, वो हम इसमें मदद करते हैं। फिर आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसमें हम क्या करते हैं, रूरल यूथ की स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में उनकी मदद करते हैं। फिर आता है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, एनएसएपी, पेंशन और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है वल्नरेबल ग्रुप्स को, जैसे एस सी एस टी ओबीसी, जिनको ये पेंशन और फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम मदद करती है। फिर आता है रूरल डेवलपमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। रूर्बन मिशन मतलब रूरल और अर्बन क्लस्टर्स, यानी तालुका को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी बिल्डिंग और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। तो ये सारी चीजें रूरल और अर्बन क्लस्टर्स को प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। उसके बाद आता है जल जीवन मिशन, जेजेएम। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। और ये क्या है, वाटर सप्लाई, टैप वाटर सप्लाई, नल के थ्रू सारे रूरल हाउस को, रूरल घरों को पानी सप्लाई करने के लिए, बाय वाटर, वाटर सप्लाई करने के लिए टैप मतलब नल के थ्रू। तो वैसे आप अगर देखेंगे तो टैप तो लगा दिए गए हैं, पर लेकिन कुछ गांवों में ऐसा होता है कि पानी नहीं आता। तो अभी जल जीवन मिशन को इस तरह फोकस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस बजट में 2026 के, कि टैप जहाँ पर लगाए हैं वहां पर अच्छा क्लीन वाटर कंटिन्यू आता रहे, उस पे काम कल चल रहा है गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद आता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जी। आपने सुना होगा स्वच्छ भारत मिशन, हमारे पैसों के नोटों पर भी ये आता है, हर जगह मोस्टली आपको ये चश्मा और स्वच्छ भारत दिखेगा। तो स्वच्छ भारत मिशन मतलब क्या है, क्लीनलीनेस, स्वच्छ रहे गांव शहर, जहां पर भी हम रहते हैं वो एरिया स्वच्छ करना, ये सारी चीजों के लिए स्वच्छ भारत मिशन है। उसके बाद में ग्राम स्वराज अभियान, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे ग्राम पंचायत, नगर परिषद, ये सारी चीजों को स्ट्रांग बनाने के लिए ग्राम स्वराज योजना बनाए गए हैं या अभियान बनाया गया है। उसके बाद आता है मंत्री मंत्री प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, यहाँ पर पी नहीं है,
तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये किस लिए है कि फार्मर्स को इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए मदद की जाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट है, हर खेत को पानी, मतलब हर हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, इरिगेशन अवेलेबल होना चाहिए, पीडीएमसी, एआईबीएम, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के, सब कंपोनेंट्स है वो। फिर आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट हमें समझने से पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कम्युनिटी। एक कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ जोग्राफिकल एरिया। एक जोग्राफिकल एरिया या फिर एक एरिया में अ ग्रुप ऑफ पीपल जो रह रहे हैं और जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, उसे हम कम्युनिटी कह सकते हैं। उसके बाद में ये भी कह सकते हैं फॉर्म, कम्युनिटी इज अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्म है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन फैमिली एंड द स्टेट। मतलब जिस स्टेट में हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, उसके और फैमिली, हमारे फैमिली के बीच में जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम कम्युनिटी कह सकते हैं। सिंपल भाषा में कम्युनिटी का मतलब ये है कि जिन लोगों में आप रहते हैं वो आपकी कम्युनिटी हो गई। ठीक है, आसपास के लोगों की आपकी कम्युनिटी हो गई। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है ऑर्डरली मूवमेंट। मूवमेंट कहाँ से? इंडिविजुअल की लोअर लेवल से ऑफ फंक्शनिंग, मतलब लोअर लेवल पे जहाँ पे वो काम कर रहा है, टू हायर लेवल, मतलब छोटे स्तर से ऊपरी स्तर तक पहुंचने को हम कहते हैं डेवलपमेंट। और कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब जिन लोगों में हम रह रहे हैं उनके साथ मिलकर डेवलपमेंट करना, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट। डेफिनेशन मतलब क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट वो एक मूवमेंट है जिसे यूज किया गया है टू प्रमोट बेटर लिविंग फॉर होल कम्युनिटी। एक होल कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छी लिविंग हम कर सके, अच्छा एरिया हम डेवलप कर सके, उसके लिए कुछ प्रोग्राम डेवलप किया गया, उसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्या है कंसेप्ट में? डेवलपिंग पोटेंशियल एबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ पीपल लिविंग इन कम्युनिटी। मतलब हमारे कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी एबिलिटी, स्किल्स और रहने की क्वालिटी को इम्प्रूव करना एक कंसेप्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट का। उसके साथ सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल कंडीशंस को इम्प्रूव करना कम्युनिटी की। फिर कॉमन एंड इंडिविजुअल नीड्स, मतलब एज अ कम्युनिटी की नीड्स और साथ में इंडिविजुअल नीड्स और प्रॉब्लम्स को समझना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना कम्युनिटी लेवल पे। फिर आता है फॉर्मली और इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज होना प्लानिंग और एक्शन के लिए कि हमारी ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मली जैसे ग्राम पंचायत थ्रू, नॉन फॉर्मली जैसे हम ऐसे ही साथ में बैठकर कुछ डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं ना विलेज में, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो डिस्कस करके सॉल्व करना इनफॉर्मली, वो हो गया। फिर आता है सप्लीमेंट्स देयर रिसोर्सेस विद सर्विसेज एंड मटेरियल। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट गवर्नमेंट को भी मदद करता है क्योंकि उनके पास मटेरियल और सर्विसेज होते हैं जैसे कि रिसोर्सेज। तो ये हो गया कम्युनिटी डेवलपमेंट। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कौन से प्रिंसिपल्स है कम्युनिटी डेवलपमेंट के? कि प्रोग्राम जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट में, अलग अलग प्रोग्राम होंगे जिन प्रोग्राम में हम ऐसे कुछ काम करेंगे जिसमें कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। उसके लिए हमें अलग अलग प्रोग्राम करने पड़ेंगे। प्रोग्राम मतलब कैसा? जैसे हमने स्कीम अभी डिस्कस की, रूलर, वही प्रोग्राम है। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है कंटिन्यूअस एजुकेशन का। मतलब जिन लोगों में हम काम करने वाले हैं कम्युनिटी में, उनके साथ कंटिन्यूअस एजुकेशन होता रहेगा। एंड द नीड एंड प्रॉब्लम वन सेटल में, एक बार अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर से नई प्रॉब्लम शुरू होने की एक चांस होता है, तो उसके लिए भी काम करना भी जरूरी होता है। तो प्रोग्राम किसके बेसिस पे होना चाहिए? प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की जो जरूरत है उसके बेसिस पे प्रोग्राम होना चाहिए, ये एक प्रिंसिपल है। उसके बाद में कम्युनिटी और सोशल स्ट्रक्चर, उस कम्युनिटी को समझना, उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उसका कल्चर कैसा है, उसके वैल्यूज बिलीफ्स क्या है, उसको समझकर प्रोग्राम हमें डेवलप करना पड़ेगा। फिर क्या है इसमें? विलेज लीडर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर विलेज में जो विलेज लीडर है वो अगर प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो बाकी लोग भी ज्यादातर नहीं होंगे। क्योंकि विलेज लीडर एक मोटिवेशन क्रिएट करता है बाकी विलेज के लोगों में कि अगर विलेज लीडर भी
इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, मतलब ये प्रोग्राम कुछ ना कुछ अच्छा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। इस वजह से विलेज लीडर इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। फिर पीपल मस्ट बी मोटिवेटेड बाय द प्रोग्राम ऑफ देयर विलेज। तो जब प्रोग्राम बेस्ड होगा नीड्स पे, कम्युनिटी के जरूरतों पर, कम्युनिटी के, तो लोग मोटिवेटेड होंगे प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने के लिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, लोगों का कैसे वो काम करेंगे, ये सारी चीजें, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब चेंज होते रहने चाहिए। अगर ये चेंज नहीं होगी और रिजिड होगी और तुमको यही काम करना है और उनको पसंद नहीं, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर क्या है, द बेसिस अप्रोच क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, कि लोगों का एटीट्यूड और लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करने की हम कोशिश करेंगे बाय अडॉप्टिंग एजुकेशनल मीन्स। मतलब एजुकेशन को यूज करके लोगों का एटीट्यूड और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने की हम कोशिश करने वाले हैं। फिर दिस प्रोग्राम विच इज इनिशिएटेड मस्ट हैव गोल्स। इसके गोल्स होने चाहिए और एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के अंदर इसके ज्यादा होनी चाहिए, मतलब लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ज्यादा। फिर देयर शुड बी एन एक्टिव एंड इफेक्टिव लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छा होना चाहिए लोगों के बीच, लोगों की एक्टिव मेंबरशिप होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन और विलेज पीपल्स के बीच में एक अच्छा समन्वय होना चाहिए, एक अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन रूट से, जिसे हम कहते हैं लैटिन वर्ड्स, और वो है एड। एड का माना है टू, और मिनिस्टियर का मतलब है सर्व। टू सर्व मतलब मदद करना, काम करना, सर्व करना, लोगों को, लोगों के लिए काम करना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है टू सर्व। तो एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है इट इज एन एफर्ट टू डायरेक्ट गाइड एंड इंटीग्रेट एसोसिएटेड ह्यूमन स्ट्राइविंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक एंड। मतलब ऐसे एफर्ट्स करना, एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसे एफर्ट्स करना जिसमें आपके जो एफर्ट्स है वो गाइड करेंगे ह्यूमन के एफर्ट्स को, कि वो कुछ स्पेसिफिक एंड को अचीव कर पाए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जहां पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग डिफरेंट एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। तो एक्सटेंशन में भी वही है। एक्सटेंशन की डेफिनेशन हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर to achieve some objective. It is also extension administration. For example, एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री एक एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग क्लब्स जो चलते हैं उस पे सेक्रेटरीज होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो भी एक क्लब है। उसके बाद में बिजनेस एंटरप्राइज एक क्लब है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन है। हॉस्पिटल्स में एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, रिलीजियस में भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे जो दान मंदिरों में जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए लोग होते हैं, तो वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे प्रिंसिपल, उसके ऊपर जो हमारे कॉलेज में प्रेसिडेंट है, वो सारे टीचर्स, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। ठीक है। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे जिसमें लोगों को मैनेज किया जाता है ताकि बिजनेस चल सके। मतलब लोगों को मैनेज करने के ऑर्गेनाइज्ड वे या एक्ट को कहते हैं मैनेजमेंट। तो एग्जांपल है इसका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इसका एग्जांपल है। तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ गया। मैनेजमेंट मतलब लोगों को मैनेज करना ताकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से चल सके। लोगों को या फिर किसी चीजों को मैनेज करना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या फिर मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स साथ में काम करते हैं ताकि कुछ अचीव कर सके ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल कलेक्टर, कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर किसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो जो भी डिसीजन हो गया डिस्ट्रिक्ट की कौन लेगा, कलेक्टर लेगा। तो वो हो गया एक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर किसके साथ करेगा, तहसीलदार, तहसीलदार किसके साथ करेगा, तलाटी के साथ, पटवारी के साथ, साथ मिलकर पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन से हैं। मैनेजमेंट का डेफिनेशन तो हमने देख लिया था, लेकिन और एक डेफिनेशन ये है कि मैनेजमेंट एक आर्ट ऑफ नोइंग है
हमें क्या करना है वो समझना, और ऐसे काम करना कि अच्छी तरीके से काम हो और कम से कम पैसे में चीपेस्ट वे में काम हो, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। मतलब कम से कम पैसे में जो हमें करना है वो करके दिखाना, उसे हम कहते हैं अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि फायोल ने दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क, कि हर एक इंसान की एक स्पेशलाइजेशन होगी कि किस काम में वो अच्छा है, तो उनको वो काम देना चाहिए बना के दूसरे कुछ काम करने की। फिर अथॉरिटी आती है काम के साथ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अथॉरिटी दो तरीके से दी जा सकती है। अथॉरिटी मतलब क्या है? द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर। मतलब किसी इंसान को आप पावर दे रहे हैं ताकि वो दूसरों को ऑर्डर दे सके कि वो क्या काम करेंगे, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। तो अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल और पर्सनल। फॉर्मल मतलब अथॉरिटी मतलब कोई ऑफिशियल पोजीशन आपके पास है, मतलब अगर किसी के पास कलेक्टर की पोजीशन है तो वो फॉर्मल अथॉरिटी हो गया। लेकिन अगर आप बिजनेस किसी कंपनी में देखेंगे, वहां पर आपको पर्सनल अथॉरिटी दिखेगी। पर्सनल अथॉरिटी मतलब पर्सनल और ऑफिशियल दोनों होगी, लेकिन पर्सनल ज्यादा होगी, क्योंकि पर्सनल अथॉरिटी डिराइव कहाँ से होती है? एक इंसान के इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस पे। तो जिसका एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस ज्यादा होगा उसको ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ही काम करता है, जैसे अथॉरिटी आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ ही आती है। कलेक्टर का काम होगा डिसीजन लेना पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी भी वही है, कलेक्टर के हाथ में ही होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो भी कलेक्टर को ही जवाब देना पड़ेगा, और अच्छा हुआ तो भी कलेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होगा। तो तो मैनेजर क्या करता है? एक्सरसाइज करता है अपनी अथॉरिटी, इन रिस्पॉन्सिबली वे करना चाहिए ताकि वर्क अच्छा हो। तो ये हो गया मैनेजमेंट का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल। उसके बाद आता है प्रिंसिपल डिसिप्लिन का। तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से काम करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको अथॉरिटी को समझना पड़ेगा, रूल्स के द्वारा चलना पड़ेगा, सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होना पड़ेगा, मन से पूरे लगन से काम करना पड़ेगा। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब ईच एम्प्लॉय विल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपरवाइजर ओनली। मतलब अगर मैं काम कर रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे दो लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि ये काम करो इस तरीके से, दूसरा कह रहा है वो काम करो उस तरीके से, तो मैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। इसकी वजह से मेरा जो सुपीरियर है जो मुझे ऑर्डर देगा वो सिर्फ एक होना चाहिए, इसकी वजह से अच्छी तरीके से काम हो पाएगा। तो ये एक प्रिंसिपल है। उसके बाद में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो फ्लो ऑफ अथॉरिटी मतलब इंफॉर्मेशन ऊपर से आने चाहिए नीचे के लोगों पे। मतलब ऊपर का सुपीरियर ने कहना चाहिए कि आपको क्या काम करना है, जूनियर को बताना चाहिए कि ये आपको काम करना है, इस तरीके से अच्छे से काम होगा। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे है। फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब एज एन एम्प्लॉय एक कॉलेज में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो पूरा ना हो पाए। मतलब मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट या फिर गोल अचीव करने के लिए इंटरेस्ट कम हो जाए। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर रखा गया है हर जगह। फिर आता है रिन्यूमरेशन। मतलब एम्प्लॉयज को अच्छी पैसे फेयर, जितना फेयर है, जितना जस्टिसेबल है उतने पैसे मिलने चाहिए काम के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग, बिजनेस कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एम्प्लॉयज की। फिर सेंट्रलाइजेशन। सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है, सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर सिर्फ सुपीरियर के हाथ में है और वही बताएगा कि जूनियर्स को कैसे काम करना है। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर जो सुपीरियर के पास है उसको डिवाइड कर दिया गया है नीचे के लोगों में। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल के पास ही सारी पावर है, तो वो क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड पावर। सारी पावर उनके पास है, वो बताएंगे किसको क्या काम करना है। लेकिन डिसेंट्रलाइज पावर मतलब प्रिंसिपल की कुछ पावर असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ डिवाइड कर दी गई है। जैसे कि मुझे एनएसएस का दिया गया है तो मैं एनएसएस का क्या काम करूंगा वो मैं डिसाइड करूंगा, प्रिंसिपल नहीं। तो ये डिसेंट्रलाइज मतलब फ्री वे में मैं काम कर सकता हूँ, मुझे कोई टोकेगा नहीं रोकेगा नहीं। मतलब मैं अकाउंटेबल तो होऊंगा प्रिंसिपल को, ये मुझे बताना पड़ेगा ये मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी पावर मेरे हाथ में होगी कि मैं कैसे काम करूंगा, मुझे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। तो सेंट्रलाइज मतलब पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर लोगों के बीच में बांट देना, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। तो
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सिचुएशन के बेसिस पे होना चाहिए, कहीं पे सेंट्रलाइज्ड काम करती है, कहीं पे डिसेंट्रलाइज्ड काम करती है। फिर आता है स्केलर चेंज। स्केलर चेंज मतलब अथॉरिटी सबसे ज्यादा ऊपर के लोगों में होगी और धीरे 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 नीचे लोगों में डिवाइड होती जाएगी, और कम्युनिकेशन भी ऊपर से नीचे ही जाएगा। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्या है, मटेरियल जो भी काम हमारे जैसे कंप्यूटर टेबल्स ये सारी चीजें। फिर सोशल ऑर्डर लोगों के बीच में, तो ये भी एक अच्छे तरीके से जो ऐसी जगह पे होना चाहिए लोग और मटेरियल, कि लोग अच्छी तरीके से काम कर पाए और अच्छा कोऑर्डिनेशन काम का हो पाए। तो ये हो गया सोशल ऑर्डर। इक्विटी मतलब सारे एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करना चाहिए, किसी को कम या किसी को ज्यादा ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए मैनेजर ने। फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉर पर्सनल्स मतलब लोग ऐसा पे दे, हम लोगों को ऐसे पैसे दे, सैलरी दे कि लोग हमारे तक ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए काम करें और उनका सेटिस्फेक्शन भी अच्छा हो। फिर आता है इनिशिएटिव। तो एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू गिव सजेशंस एंड डेवलप न्यू एंड बेटर वर्क प्रैक्टिसेस। तो एम्प्लॉय में भी हमें ऐसा मोटिवेशन जनरेट करना चाहिए कि वो खुद बात करने के लिए इनकरेज्ड हो, सजेशंस दे हमें, और प्रॉब्लम्स के नई तरीके से सॉल्यूशन और नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। फिर आता है स्पिरिट दे कॉप्स, जिसका मतलब है स्पिरिट इन इट्स एम्प्लॉयज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करना चाहिए कि लोगों के अंदर काम करने की अच्छी भावना उसमें डेवलप हो। ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। फंक्शंस कौन से हैं हम समझेंगे। फंक्शंस क्या है, एक्रोनिम में POSDCORP, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये सारे फंक्शंस हो गए मैनेजमेंट के। तो प्लानिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये डिटरमाइन करना, समझना, और ये डिसाइड करना कि उस वो अचीव करने के लिए कौन से एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिटरमाइन करना, समझना, प्लान करना, इसे प्लानिंग कहते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक कॉलेज शुरू करना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो हमें प्लान करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टूडेंट्स हम चाहिए, कितने स्टाफ हमें चाहिए, है ना। तो और उसके बाद में हमें बिल्डिंग चाहिए, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, जैसे बिल्डिंग, जैसे हमें प्रोजेक्टर चाहिए होगा, एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, और इनको काम कैसे देना है, ये सारी चीजें भी हमें समझनी होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में आ गया लोगों को कौन से काम देना है और रिसोर्सेस कैसे अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव हमें काम करना है। फिर आ गया स्टाफिंग। स्टाफिंग में आ जाता है रिक्रूट करना, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर को जॉब पर लेना, उनको सिलेक्ट करना, ठीक है, और लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से काम देना। मतलब जिसने MSc PhD की है उनको पढ़ाने के लिए रखना, जिसने क्लरिकल काम किया है उसको एजुकेशन सेल में रखना, ये सारी चीजें स्टाफिंग में आती है। फिर आते हैं डायरेक्टिंग। तो जो टॉप लेवल पे प्रिंसिपल होगा वो हमें गाइड करेगा, लीड करेगा और मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज को कि हमारे टास्क कंप्लीट कर पाए। हमारे टास्क मतलब हमारा टास्क क्या है, लेक्चर लेना, बच्चों को पढ़ाना, एग्जाम कंडक्ट करना, मिड टर्म्स लेना, प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेना, ये सारी चीजें हमारे टास्क होंगे। तो हमको गाइड कौन करेगा, प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिंग भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। उसके बाद में कोऑर्डिनेटिंग। तो कैसा होता है, कभी कभी एक ही कोर्स में दो सब्जेक्ट होता है, जैसे बॉटनी का भी हो सकता है और जेनेटिक्स का, दोनों मिला के एक हो सकता है, या फिर इकॉन का हो सकता है प्लस एक्सटेंशन का हो सकता है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट करके हमको गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। फिर आता है रिपोर्टिंग। हमारे सुपीरियर्स को हमें रिपोर्ट करना होता है, प्रिंसिपल्स को। स्टेक होल्डर्स बाकी जो है, जैसे कि हमारे कॉलेज में हमारे प्रेसिडेंट है, उनके साथ हमें डिस्कस करना पड़ता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमारी प्रोग्रेस कैसी है। और उसके बाद में आता है बजटिंग, मतलब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे ही सबसे ज्यादा मेन है, तो उसको प्लान कैसे करना, कहाँ पर कितना खर्च करना है, किस तरीके से और किस लेवल में खर्चा करना है, ये समझना, इसको बजट बोलना है। और इनकम कितना आनी है हमको और कितना हम खर्च करेंगे, ये सारी चीजें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम देखते हैं। अब आया मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। तो मॉनिटरिंग का सीधा सीधा मतलब ये है, मॉनिटरिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और रिव्यू करते हैं। मतलब कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन, उसको समझना,
और उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन को समझ के प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जैसे हमने प्लान किया था और ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं उसे चेक करना, मतलब प्रोग्रेस। मॉनिटरिंग मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसे समझना, ताकि जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज अभी हो रहे हैं वो प्लान के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं, ये समझना, इसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोग्राम की वैल्यू, इफेक्टिवनेस और आउटकम्स समझते हैं बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने प्लान किए कि ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, तो वो उसकी वैल्यू, इफेक्टिवनेस और आउटकम प्रोग्राम की एक्चुअल में उतने रिजल्ट जितने हमने सोचे थे उतने हुए या नहीं, वो समझना। तो जनरली देखा जाए तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जनरली सेम ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है वो अब हम समझेंगे। मॉनिटरिंग कहाँ शुरू होता है? मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस होता है, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट होते ही, मतलब स्कीम स्टार्ट होते ही अंत तक, प्रोग्राम खत्म होने तक वो रहता है। और ये इवैल्यूएशन ये कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग चालू रहेगी शुरुआत से अंत तक। इवैल्यूएशन वैसा नहीं है, इवैल्यूएशन वन शॉट ऑपरेशन है, मतलब एक बार किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में होगा। जनरली वो होता है प्रोग्राम के बीच में या फिर कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम। तो मॉनिटरिंग क्या है? कंटिन्यूअस चलेगा शुरुआत से अंत तक, लेकिन इवैल्यूएशन किसी भी एक वक्त पे होगा, बीच में या फिर खत्म होने के बाद प्रोग्राम। मॉनिटरिंग अभी मॉनिटरिंग से जो रिजल्ट आएंगे, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, वो हमें अभी के लिए यूज कर पाएंगे, इमीडिएट, जल्दी अभी से अभी हम यूज कर पाएंगे उसको। और बीच में ही अगर प्रोग्राम चल रहा है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वहां पर हम करेक्शन कर पाएंगे। तो ये हो गया मॉनिटरिंग। इवैल्यूएशन फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमें मदद करता है, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम उसे देखते हैं, तो फ्यूचर में हमें क्या चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर हमें समझता है, और यहाँ पे इमीडिएट क्या चेंज करना है वो हमें समझता है। मॉनिटरिंग डन बाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मतलब जो एजेंसी प्रोग्राम कर रही है वो खुद चेक मॉनिटर करते हैं उनका प्रोग्राम कैसे चल रहा है। यहाँ पर आउटसाइड एजेंसी इवोल्यूशन करेगी कि प्रोग्राम कैसा हुआ एक्चुअल में। मॉनिटरिंग बहुत जल्दी हम कर सकते हैं एकदम, बट और कवर करता है सारे यूनिट्स किसी प्रोग्राम के। ठीक है, प्रोग्राम के अलग अलग यूनिट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें शादी करनी है और वो एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो प्रोग्राम तो स्कीम भी हो सकता है फार्मर के लिए, ठीक है, वैसा लेते हैं। तो फार्मर की इनकम बढ़ाना, फार्मर के लिए ज्यादा वाटर अवेलेबल करना इरिगेशन के लिए, फार्मर को सीड्स देना, फर्टिलिटी इंक्रीज करना, सॉइल को हेल्दी रखना, ये सारे अगर हमारी यूनिट्स है और उसका हमें मॉनिटरिंग करना है प्रोग्राम के थ्रू, तो ये सारा एकदम से हम करेंगे, एक की जल्दी से जल्दी, और ये सारे यूनिट्स कवर होंगे इसमें। लेकिन इवेल्युएशन में इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, हर मतलब सारे लोगों को हम समझेंगे। यहाँ पे सारे फार्मर्स अगर जिनके साथ भी हमने स्कीम की है, फॉर एग्जांपल 100 लोगों का स्कीम हमने दिया है उनको, तो 100 लोगों की भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन एक सैंपल की करेंगे। सैंपल मतलब 100 लोग हमने फार्मर को स्कीम दिया है, तो 100 में से ऐसे समझो 10 लोगों का हमने इंफॉर्मेशन इन डेप्थ लिया है, बहुत ज्यादा डीप में इंफॉर्मेशन लिए, तो वहां पर हम इवेल्युएशन करते हैं। मॉनिटरिंग करेक्टिंग या मैनेजिंग प्रोसेस है, मतलब मॉनिटरिंग करने से हमें प्रोग्राम में करेक्शन या फिर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। इवेल्युएशन में क्या है? लर्निंग प्रोसेस है, उससे हम समझते हैं कि अगले फ्यूचर प्लानिंग हमें कैसा करना है। मॉनिटरिंग एक सिम्टोमेटिक प्रोसेस है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाली है तो वो अभी प्रोग्राम कैसा चल रहा है वो हम समझकर फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। इवेल्युएशन डायग्नोस्टिक है, मतलब डिसीज या फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद में हमें क्या चेंजेस करने हैं वो हमें समझाता है। तो ये हो गया डिफरेंस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन में का। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में अभी हमने देखा था कि प्रोग्राम का मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कैसे होता है, ठीक है, और मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन में डिफरेंस क्या है। लेकिन उसमें और एक चीज आएगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब फार्मर को ट्रांसफर कर देना टेक्नोलॉजी, उसे हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसमें क्या है? मेजर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स कौन से हैं? अभी जो हमने मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सीखा ना, वो इन्हीं प्रोग्राम्स के लिए, जैसे लैब टू लैंड प्रोग्राम जो आईसीआर ने लॉन्च किया था 1979 में। इसका कंसेप्ट क्या था? लैब से, मतलब साइंटिस्ट के लैब से फार्मर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाए, ये था इसका एम।
और फोकस था इसका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और SC ST फार्मर्स। एम था इनकम इंक्रीज करना, फार्मर के बीच एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये इसका एम था। और ये कैसे करते थे ये अचीव? ट्रेनिंग देते थे फार्मर को, डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे, फार्म प्लानिंग करते थे, फार्म में कौन से क्रॉप्स लेने हैं, इरिगेशन कितना देना है, सीड्स कौन से यूज करना है, वेराइटीज यूज करनी है, और लिंक बनाना, अलग अलग फार्मर के बीच में लिंक बनाना और साइंटिस्ट के बीच में लिंक बनाना, ये हो गया लैब टू लैंड प्रोग्राम। फिर आता है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो कि लॉन्च होता 1964 में, जिसका कंसेप्ट था सीइंग इज बिलीव, मतलब फार्मर जब देखेगा रिजल्ट्स तभी वो बिलीव करेगा। जिसके थ्रू हम क्या करते थे, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब फार्मर को फील्ड पे ले जाकर उन्हें समझाते थे कि ये टेक्नोलॉजी या ये वेराइटी क्यों यूज करनी चाहिए। इसमें हमारा फोकस था एम कि हाई यील्डिंग वेराइटीज, ग्रीन रिवॉल्यूशन के वक्त जो हाई यील्डिंग वेराइटीज आई थी और इम्प्रूव प्रैक्टिसेस हुए थे, मतलब कौन से कितने फर्टिलाइजर्स यूज करना है और पुराने तरीकों से नए तरीके कैसे अच्छे, ये फार्मर को दिखाने के लिए इस नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और इसका फोकस था कि प्रोडक्टिविटी फार्म की कैसे बढ़े कम से कम टाइम में। और ये फार्मर्स फील्ड पे किया जाता था साइंटिस्ट के द्वारा, मतलब फार्मर फील्ड पे दिखाया जाता था फार्मर्स को साइंटिस्ट के द्वारा। फिर आता है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन एक फर्स्ट हैंड डेमोन्स्ट्रेशन है जो साइंटिस्ट डायरेक्टली फार्मर को दिखाता है ऑन लैंड। ठीक है, इसमें हम दिखाते हैं फार्मर्स को कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज रियल फार्म कंडीशंस में, जैसे साइंटिस्ट क्या करेगा अपने लैब पे या अपने फार्म पे, जिसे हम लैब कहते हैं फार्मर के, सॉरी, साइंटिस्ट के फार्म को भी लैब हम कह सकते हैं। तो रियल फार्म कंडीशंस मतलब साइंटिस्ट खुद एक्सपेरिमेंट कहाँ पे करेगा, फार्मर की लैंड पे टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। और टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, अच्छी नई हाई बिल्डिंग वेराइटीज कौन से, इनपुट्स कौन से अच्छे, जैसे कि ट्रैक्टर्स, कल्टीवेटर्स, ऑल दैट, और प्रैक्टिसेस कौन से नए आए उसके बेसिस पे। तो इससे क्या होता है, फार्मर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टेक्निकल लीडरशिप फार्मर में बढ़ेगी। उसमें और एक प्रोग्राम है केवीके का, कृषि विज्ञान केंद्र का प्रोग्राम है, जो ICAR के थ्रू ही द्वारा चालू किया था 1974 में। और ये सबसे पहले केवीके शुरू किया था पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी जो चेन्नई, पौंडीचेरी जो तमिलनाडु के पास में है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है वो। तो यहाँ पे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और एक्सटेंशन सपोर्ट होना था, मतलब फार्मर को यहाँ पे ट्रेन देते थे और ट्रेनिंग करते थे फार्मर की, और एक्सटेंशन सपोर्ट उन्हें दिया जाता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनके साथ किया जाता था। तो फार्मर का और रूरल यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर होती थी। इसका फंक्शन था ट्रेनिंग देना, डेमोन्स्ट्रेशन फार्मर को दिखाना, एडवाइस करना फार्मर को, और ऑन फार्म टेस्ट करना, ये सारी चीजें केवीके के अंडर होती थी। फिर आता था टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट प्रोग्राम, टार्प, जिसे 1995 में शुरू किया गया था। इसका कंसेप्ट ये था कि टेक्नोलॉजी को लोकल कंडीशन में कैसे अडॉप्ट किया जाए फार्मर के द्वारा। इसका एम था कि सस्टेनेबिलिटी, मतलब हमारा जो नीड है खाने की पूरी हो सके, और फ्यूचर की नीड भी, फ्यूचर के लिए जो, मतलब कैसा, वाटर, सॉइल, ट्रीज, ये सारे लिमिटेड रिसोर्सेस है, राइट। तो इन रिसोर्सेस को हम इस तरीके से यूज करें कि हमारी भी नीड्स पूरी हो जाए और फ्यूचर को भी कम ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, प्रॉफिटेबिलिटी, फार्मर को ज्यादा इनकम मिल सके, ये सारा इसका फोकस था। फोकस इस पर था स्मॉल फार्मर्स पे, एनवायरमेंट के साथ बैलेंस बन सके और मार्केटेबल अच्छा फार्मर को पैसे मिल सके। अप्रोच थी इसकी टेस्टिंग, रिफाइनिंग और इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके कैसे फार्म पे फार्मर की इनकम हम बढ़ा सकते हैं, वो समझना इसका उद्देश्य था। तो अभी हमने देखा था मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, सॉरी ये बीच में आ गया, बट स्टिल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ना, अभी जो प्रोग्राम्स हमने देखे डिफरेंट, तो उसका मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो मॉनिटरिंग के ये सारे प्रकार है, प्रोसेस मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, और ये सारे प्रोग्राम्स है। और उसके बाद में इवेल्युएशन की ये सारे टाइप्स है, तो हम समझेंगे वन बाय वन क्या है। प्रोसेस मॉनिटरिंग मतलब हम प्रोसेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम शुरू होते ही, शुरुआत में ही करते हैं, उसको हम प्रोसेस मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसमें जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उनको समझते हैं कि अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट प्रोग्राम हो रहा है या नहीं। कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग मतलब जो भी हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसके उसके मुताबिक प्रोग्राम चल रहा है या नहीं, वो हम देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट मॉनिटरिंग मतलब कि हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्रोग्राम को जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे फार्मर का जो कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, वो कैसे अफेक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को, वो हम समझेंगे प्रोग्राम को।
बेनिफिशियरी मॉनिटरिंग मतलब जो फार्मर पे हम स्कीम दे रहे हैं उनको, उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे समझेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको फायदा हुआ या नहीं। फिर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की फार्मर की इनकम कितनी बढ़ी। और प्रोग्राम, जो हम बजट के द्वारा, जिस बजट में हम प्रोग्राम करना चाहते थे वैसे ही बजट के अनुसार प्रोग्राम चल रहा है या नहीं, या ज्यादा या कम खर्च हो रहा है, ये समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल मॉनिटरिंग मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को हमने प्रोग्राम करने के लिए अपॉइंट किया था वो अच्छे तरीके से काम कर पा रही है या नहीं, वो हम समझेंगे। फिर देखेंगे रिजल्ट मॉनिटरिंग, मतलब जो आउटकम्स या इम्पैक्ट होने थे वो हुए या नहीं, उस चेक करने को हम कहते हैं रिजल्ट मॉनिटरिंग। ठीक है, ये हो गया मॉनिटरिंग जो हम शुरुआत से अंत तक कंटिन्यूअसली करते हैं। इवेल्युएशन हम या तो मिडवे करते हैं, प्रोग्राम चल रहा है उसके बीच में करते हैं, या फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद में। और ये एक ही टाइम पे होता है, एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, तो इसके टाइप से फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव मतलब जो शुरुआत में होती है प्रोग्राम शुरू होने से पहले, जिसे हम प्रोग्राम डिसाइड करने में, डिजाइन करने में और प्लान करने में हमें मदद करता है, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। प्रोसेस इवेल्युएशन मतलब प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट की गई थी या नहीं, जैसे हमने सोचा था वैसा किया या नहीं, वो देखना। आउटकम मतलब शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स क्या आए वो समझना। समेटिव मतलब पूरे प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट आया वो समझना, कितना सक्सेस ओवरऑल एक प्रोग्राम हुआ उसको समझते हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब लॉन्ग टर्म। इम्पैक्ट इवेल्युएशन मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हुए, ब्रॉडर चेंज क्या हुआ, ज्यादा चेंज क्या हुआ लॉन्ग टर्म में। रियल टाइम मतलब इमीडिएट फीडबैक, एक टाइम पे अभी के अभी हमें फीडबैक मिलेगा फार्मर से, ताकि हम क्या इंप्रूवमेंट कर पाए प्रोग्राम में। फिर पार्टिसिपेटरी इवोल्यूशन मतलब जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, बेनिफिशियरीज, फार्मर्स, स्कीम देने वाले, पैसे देने वाले, वो सारे इवोल्यूशन प्रोसेस में हम इन्वॉल्व करते हैं और उनसे समझते हैं प्रोग्राम कैसा चल रहा है। थीमेटिक मतलब अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट साथ में चल रहे हैं तो उसके किसी स्पेसिफिक थीम को समझने को, उसे हम थीमेटिक इवेल्युएशन कहते हैं। क्लस्टर इवेल्युएशन मतलब बड़े एरिया को छोटे छोटे क्लस्टर्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके किसी स्पेसिफिक क्लस्टर का अंडरस्टैंडिंग करना। फॉर एग्जांपल यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे तालुका है, तो उसे किसी एक तालुका को, उसका इवेल्युएशन करना, उसे हम कहते हैं क्लस्टर इवेल्युएशन। मतलब बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में डिवाइड करके उस ग्रुप का इवेल्युएशन करना। फिर आता है मेटा इवेल्युएशन, मतलब क्वालिटी और इफेक्टिवनेस दूसरे इवेल्युएशन के साथ चेक करके समझना। ये मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन इतना डीप में तो आपको नहीं है, ये एमएससी में आएगा, बट स्टिल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन एक इम्पोर्टेंट है। किसी का इंटरेस्ट हो तो इसमें आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, काफी अच्छे जॉब्स इसमें भी है। तो ये हो गया मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। उसके बाद में हमें देखना है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एक्सटेंशन पर्सनल्स। तो एक्सटेंशन पर्सनल मतलब एक्सटेंशन वर्कर जो है उसकी कैपेसिटी कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग वो सारी एक्टिविटीज है जिसमें हम लोगों की नॉलेज, एबिलिटीज और स्किल को इंक्रीज करते हैं, ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव वो किस तरीके से अच्छी तरीके से इफिशिएंटली अचीव कर पाए, उसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। सिंपल भाषा में कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज, एबिलिटीज और स्किल को इम्प्रूव करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और को हम अच्छी तरीके से अचीव कर पाए, उसे हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में एक पार्ट आता है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल की इफिशियंसी, काम करने की क्षमता और कितना अच्छा वो काम कर रहा है, इफेक्टिवनेस को हम बढ़ा सके। तो ट्रेनिंग में हम लोगों की काम करने की क्षमता और काम कैसे वो अच्छी तरीके से कर पाए, इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ट्रेनिंग पार्ट है किसका, कैपेसिटी बिल्डिंग का। तो ट्रेनिंग एक एजुकेशन है जिसमें एक पर्सन अच्छा क्वालिफाई होता है, फिट होता है और प्रोफिशिएंट होता है एक स्किल में, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। वो हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन सी हैं। जैसे हमने कैपेसिटी बिल्डिंग देखा था वैसे ही अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कौन सी है। प्री सर्विस ट्रेनिंग मतलब जॉब ज्वाइन करने से पहले, जॉब के लिए रेडी बनाने को ट्रेनिंग को कहते हैं ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग। फिर आता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जॉब ज्वाइन करने के बाद एम्प्लॉय को इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उसको कहते हैं ओरिएंटेशन। जो शुरुआत में आपका एम एस बीएससी में होने मतलब कॉलेज में आने के बाद ओरिएंटेशन हुआ था, तो वही ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। फिर आता है इन सर्विस ट्रेनिंग, मतलब जॉब चल रही है
उसके बीच में आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अच्छे करने के लिए और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उसे इन सर्विस ट्रेनिंग की जाती है। मतलब जॉब के अंदर ही होगा। ठीक है, इन हाउस ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए, उसे हम इन हाउस ट्रेनिंग कहते हैं। फिर आता है आउटडोर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो क्लासरूम के बाहर हो उसे कहते हैं आउटडोर ट्रेनिंग, जिसमें प्रैक्टिकल सेशंस और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स काउंट होते हैं, वो है आउटडोर ट्रेनिंग। कन्वेंशनल ट्रेनिंग मतलब जिसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं पैसिवली, एक क्लासरूम में बैठ के हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल ट्रेनिंग। फिर आता है पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग। पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग में जो लर्नर्स है वो इंटरेक्ट करते हैं ट्रेनर्स के साथ, मतलब इंटरेक्शन होती है ट्रेनर्स और लर्नर्स के बीच में, इंटरेक्शन होती है नॉलेज और डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग। फिर आता है को टीम ट्रेनिंग या ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग दो ट्रेनर्स या उससे ज्यादा ट्रेनर्स के द्वारा दी जाती है उसे कहते हैं को टीम या को ट्रेनिंग। फिर आता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग, मतलब मैनेजमेंट मैनेजेरियल स्किल, मैनेजर को अच्छी तरीके से कैसे मैनेज कर पाए वो, उसकी स्किल्स नॉलेज और लीडरशिप एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्किल की जाती है। फिर आता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, टी ग्रुप, मतलब खुद की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि सेल्फ अवेयरनेस, खुद का कैसे हम, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या टैलेंट है, उसको समझने के लिए, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब लोगों के बीच में हमारे रिलेशनशिप कैसे अच्छे हो उसको इम्प्रूव करने के लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप में दी जाती है, ग्रुप इंटरक्शन में। फिर आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या है, एक्चुअल जॉब परफॉर्म करते हुए, जॉब के टास्क परफॉर्म करते हुए भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, विल सी व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस डाउट्स। और आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और समझ में आया, कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में आएंगे और हम समझेंगे कि अगला वाला कंटेंट क्या है इस प्रोग्राम का। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।